अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप न्यूजीलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड की पीएचडी की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकती हैं, कौन कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब जैसा कि यहाँ पे थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा, पीएचडी इन न्यूजीलैंड फॉर 2026-7, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस भी मिलते हैं और अपनी फैमिली के साथ आप मूव कर सकते हैं, लाइक स्पाउस और पार्टनर के साथ आप मूव कर सकते हैं और वहाँ पे आप वर्क भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ठीक है, लाइक बेनिफिट्स क्या है कि आपको न्यूजीलैंड को क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी ट्यूशन फीस है ना वो बहुत अफोर्डेबल होती है। ये जस्ट मैं पहले आपको एडमिशन की बात बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप की बाद में बताऊंगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे अफोर्डेबल ट्यूशन फीस होती है। अब इनकी जो ट्यूशन फीस होती है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फीस होती है वो इक्वल टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की होती है। लाइक जो न्यूजीलैंड के स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं, सेम वही जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें जो 8 न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यूएस रैंकिंग में आती है, वर्ल्ड रैंकिंग्स में आती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रिसर्च बेस्ड पीएचडी कराई जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको 1 साल के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी दिया जाता है। और इसके साथ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल के लिए वहाँ पे वर्क की इजाज़त मिलती है, वहाँ पे आपको पीआर का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ फॉलो अप तो जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी जो है ना आपको मिल जाती है। लाइक बहुत ईजी चीज़ होती है। अब कुछ कंट्रीज होते हैं आपको पीआर खुद देते ही नहीं है और बहुत बड़ी मुश्किल से देते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इजीली मिल जाता है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली और सेफ है, ठीक है। अब इसके साथ मेन जो बेनिफिट्स है ना वो ये है कि आप फैमिली फ्रेंडली, लाइक आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। और क्योंकि जो पीएचडी का स्टूडेंट्स होता है वो ओपन वर्क वीज़ा जो है ना गेट कर लेता है, हासिल कर लेता है। और चिल्ड्रन जो है ना वहाँ पे न्यूजीलैंड में पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में एज डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। लाइक जैसे वहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ के कॉलेज में जो पब्लिक या गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेज होते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, उनको कोई फीसेस या इंटरनेशनल फीसेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम इसी तरह से जो भी पीएचडी स्टूडेंट, लाइक आप पाकिस्तान से प्ले करें, इंडिया से प्ले करें, ईरान से प्ले करें, अफगानिस्तान से प्ले, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव ऑन होना चाहते हैं तो मूव हो सकते हैं। दूसरा, जो आपके बच्चे हैं, लाइक एक बच्चा, दो बच्चे या तीन बच्चे, उनको साथ लेकर जाते हैं, वो अगर वहाँ पे पढ़ेंगे उनकी जो स्कूल की फीस होगी बिल्कुल फ्री होगी, आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर पीएचडी की डिटेल्स की बात करें कि ये न्यूजीलैंड में पीएचडी किस टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या है। अब पीएचडी का जो होता है ना वहाँ ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 साल का होता है, ठीक है। और ये फुल टाइम स्टडी होती है, पार्ट टाइम नहीं होती, फुल टाइम। और यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम जो प्रायोरिटी दी जाती है वो रिसर्च बेस्ड पीएचडी को दी जाती है, अदर देन कोर्स वर्क की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लाइक 70% आपकी रिसर्च बेस्ड पीएचडी होती है, 30% आपकी कोर्स वर्क बेस्ड होती है। लाइक जिन स्टूडेंट ने रिसर्च नहीं की हुई तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं है, वो कोर्स वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडमिशन की अगर आप बात करें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन अप्लाई करते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर होता है। अब लाइक कोई भी आप न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, लाइक मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एडमिशन हो रहा है, एडमिशन हो गया। अब जब मेरा एडमिशन होता है ना, वो हमें पहले साल के लिए हमें प्रोविजनल एडमिशन देते हैं, ठीक है। अब ये एक ट्रायल पीरियड होता है या ट्रायल स्टेज होता है जो कि 6 से 1 साल तक रहता है, ठीक है। लाइक जब आपका एडमिशन हो जाता है ना न्यूजीलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में, तो वो पहले साल के लिए आपका एक ट्रायल होता है, ठीक है। ट्रायल क्या होता है, वो आपके रिसर्च पे, आपके प्रपोजल पे ट्रायल होता है। लाइक अब उसी साल के दौरान आप अपने सुपरवाइजर के साथ क्लोजली वर्क करते हो और जो अपनी रिसर्च डायरेक्शन हो गए, रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है, आप अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपने एक डिटेल रिसर्च प्रपोजल जो है ना सबमिट करना पड़ता है, और ये जो है ना अप्रोक्सीमेट साल के एंड पे आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है।
समटाइम्स प्रेजेंट योर प्रपोजल टू ए फैकल्टी रिव्यू पैनल। लाइक अब जब आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो गया, 1 साल के लिए आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी मिल गया, आप न्यूजीलैंड भी पहुंच गए, वहां 1 साल के लिए आपको ट्रायल स्टेज या ट्रायल पीरियड के लिए रखा जाता है, जो इसी 1 साल के दौरान 6 से 12 मंथ के दौरान आप अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हो। उसी रिसर्च प्रपोजल को आप सबमिट कराते हो साल के एंड पे, और वही जो रिसर्च आपका प्रपोजल होता है, जो डिटेल रिसर्च प्रपोजल आपने बनाया होता है, उसका जो रिव्यू करता है वो उनका रिव्यू पैनल करता है। ठीक है। अब दो सूरतों में आपका रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल जो है ना रिव्यू किया जाता है, या उसके दो टाइप्स के आउटकम्स होते हैं। अगर आपका एडमिशन लाइक आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड हो गया, आपका एडमिशन जो है ना प्रोविजनल से कन्फर्म पीएचडी कैंडिडेट में चेंज हो जाता है, लाइक आप कन्फर्म पीएचडी स्टूडेंट्स बन जाते हैं। इफ नॉट अप्रूव्ड, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव नहीं होता तो आपको प्रपोजल रिवाइज करने का भी कहा जाता है कि आप अपने प्रपोजल को रिवाइज करें, इसको अच्छे से दोबारा से बनाएं। लेकिन आप ये अकेले नहीं बनाते, आपके पास सुपरवाइजर होता है बड़ा, उसके साथ आप डिस्कशन कर दे सकते हैं। लेकिन इनमें रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही कम रेसेस होते हैं जो स्टूडेंट जो है ना एग्जिट होते हैं। लाइक 99% जो है ना एक्सेप्ट हो जाते हैं, 1% जो है ना कुछ कुछ रेयर केसेस में जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब इसका एवेल्यूशन जो होता है, कंप्लीशन होता है, वो क्या होता है, जब आपकी कंफर्मेशन हो जाती है, आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट पे जो है ना फोकस करते हैं। ठीक है। और यही जो है ना इंडिपेंडेंट रिसर्च आपके डॉक्टर थीसिस की तरफ मूव करती है, लीड करती है। ठीक है। अब ये जो थीसिस होता है, डॉक्टर थीसिस जो आप बनाते हैं, ऑब्वियसली जो पीएचडी कर ले हैं तो आपको पीएचडी का थीसिस भी बनाना पड़ता है। अब थीसिस जो आपने बनाना होता है ना, अप्रोक्सीमेट 80,000 से 1 लाख वर्ड पर मोस्टमन होता है। ठीक है। अब इसमें आपने क्या शो करना होता है, लाइक ओरिजिनल रिसर्च आपको शो करनी पड़ती है, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू योर फील्ड क्या है वो आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी पड़ती है, राइट करनी पड़ती है। उसके बाद आता है जी एग्जामिनेशन, लाइक फाइनल स्टेज पे आपका जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होता है वो आपका थीसिस रिव्यू करता है। लाइक पाकिस्तान में भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है, जो कि एक्सटर्नल हमारे जो है ना थीसिस को रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद लाइक लोकल भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी कर सकते हैं वहाँ पे। अब एक्सटर्नल आपका जो थीसिस होता है वो उसको रिव्यू करता है, 1 महीना लेता है, 15 दिन लेता है, 20 दिन लेता है, वो उनकी अपनी मर्जी है, तो उधर का स्केड्यूल होता है। अब जब वो रिव्यू कर लेता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो आपका वैवा लेते हैं, वैवा बॉस। ठीक है। उसी में जो है ना आपको अपना रिसर्च डिफेंड करना पड़ता है। बाज़ औक़ात आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात आपको वैवा देना पड़ता है, और उसी वैवा में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और वही उसी क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फाइनल आउटकम्स। अब फाइनल आउटकम क्या होता है, या तो आपको पीएचडी मिल जाती है, या पीएचडी की अप्रूवल नहीं होता तो आपको जो है ना माइनर करेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे लाइक इसका जो प्रीवियनल प्रोसीजर है वो 3 स्टेप्स। पहले क्या है, फर्स्ट स्टेज आपका ट्रायल होता है, एक्सेप्ट हो गया, फिर 3 साल आपने रिसर्च करनी होती है एज ए पीएचडी कैंडिडेट, और फाइनल स्टेज में आपने अपना थीसिस सबमिशन करना होता है और वाइवा देना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी इंट्री रिक्वायरमेंट। इंट्री रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, आइल्स और टोफल की मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, लेटर रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट पर्पज होनी चाहिए, ये बेसिक है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता कि हमें जो है ना पहले यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए या प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस लेटर आर नॉट। तो आपको जो है ना मस्ट कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से आपने कॉन्टैक्ट करना है, सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करना है फॉर पीएचडी सुपरवाइजर। अगर आपको कोई सुपरवाइजर या प्रोफेसर विलिंग हो जाता है आपको सुपरवाइज करने के लिए, आपके चांसेस जो है ना स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के, अप्रूवल के। लाइक अगर जिस बच्चे के पास एक्सेप्टेंस होती है उसके 90% हो गए, जिसके पास एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो उसके पास 50% होती है। ऑब्वियसली अगर दोनों स्टूडेंट में से एक के पास एक्सेप्टेंस है, दूसरे पास नहीं है, उन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, तो ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस जिस स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है पड़ी किसी सुपरवाइजर की, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब सिक्योर किस तरह से करना होता है एक्सेप्टेंस, आपने प्रोफेसर आइडेंटिफाई करने हैं और उसके साथ अपना रिसर्च एरिया मैच करना है। ठीक है। जिस प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच करता है, आपने उसका मेल वहां से कॉपी करना है, और आपने अपना जीमेल यूज़ करके उससे कांटेक्ट करना है, जिसमें आपने राइट करना है, अपना इंट्रोडक्शन ऐड करना है,
सीवी अटैच करनी है, ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है और रिसर्च प्रपोजल आपने अटैच करना है। आप इनिशियली तौर पे सिर्फ सीवी भी अटैच कर सकते हैं, ये दोनों बाद में अटैच की जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि सारा डाटा आपका सीवी में मौजूद होता है, लाइक रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन होता है, पब्लिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपकी सीवी में मेंशन होती है। ये प्रपोजल आपको फर्स्ट टाइम अटैच करने की जरूरत नहीं भी होती, वो आपकी अपनी मर्जी है अटैच करना चाहे या ना अटैच करना चाहे। अब वहां से आपको एक्सेप्टेंस मिल गई, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। अब यहाँ पे अगर ट्यूशन फी की बात करें, लिविंग कास्ट की बात करें, सालाना जो है ना 4,000 से 5,000 आपके डॉलर लगते हैं। लिविंग कास्ट जो है ना वो आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट खुद भी पार्ट टाइम वर्क कर सकता है, ठीक है, 20 घंटे एक वीक में, और जो हॉलीडेज होते हैं उसमें फुल टाइम जॉब कर सकता है, ठीक है। अब इसकी जो रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें जी, पहले तो जो है ना आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप खुद ब खुद मिल जाते हैं, ठीक है, लाइक ऑकलैंड होगी, ओटागो होगी, कैंटरबरी होगी, ऑर्विंगटन होगी, ये यूनिवर्सिटी, ये 4-5 लिखी हुई है, लेकिन आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, ये आपको स्कॉलरशिप देती है। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड इंटरनेशनल डॉक्टर रिसर्च स्कॉलरशिप, जिसमें आपको ट्यूशन फ्री और लिविंग अलाउंसेस मिलते हैं। उसके बाद आते हैं विलियम स्कॉलरशिप, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपको 3,000 न्यूजीलैंड जो है ना एनुअली मिलते हैं फॉर स्टडी। उसके अलावा एक्सटर्नल फंडिंग के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, लाइक आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी मिलता है, अदर रिसर्च काउंसिल्स भी होते हैं जो आपको फंड करती हैं, ठीक है। अब इसकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर पीएचडी इन न्यूजीलैंड, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड होगी, जो कि हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है विद रिसर्च रेपुटेशन के साथ। अगर आप लाइक रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकटन, नॉन फॉर लॉ, ह्यूमनिटीज़ एंड साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर इंजीनियरिंग के लिए। मैस यूनिवर्सिटी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आपका डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, एविएशन है या बिजनेस रिसर्च है, तो आपको ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ में जो है ना एप्लीकेशन का टाइम लाइन क्या होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन का टाइम लाइन वैसे तो ऑब्वियसली जो गिवन इनटेक होता है या गिवन स्केड्यूल होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो 6 से 12 मंथ के तक का प्रोसीजर हो जाता है। इसमें जो है ना आपको क्या करना होता है, लाइक अगर आप 2026 के इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे तो अभी से आप अपना रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई करें, पोटेंशियल सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करें, प्रपोजल प्रिपेयर करें। उसके बाद जिस प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है उसी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करें और उसी दौरान स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। उसके बाद एडमिशन ऑफर सिक्योर करें, फिर फंडिंग अरेंज करें, फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। लाइक जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको फंडिंग के लिए भी अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। जब फंडिंग भी अरेंज हो गई फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी फाइनलाइज करनी पड़ती है अकोमोडेशन, ट्रैवल और प्री डिपार्चर अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब ये मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो है ना अलाउ करती है एयर राउंड एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, बस स्कॉलरशिप है फिक्स डेडलाइन। अब लाइक एनी टाइम आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके स्कॉलरशिप की डेडलाइन फिक्स्ड होती है। उसके बाद वीज़ा प्रोसीजर क्या होता है फॉर पीएचडी, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा पीएचडी कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, पहले तो जो है ना आपने जो एडमिशन लेटर रिसीव किया हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास प्रूफ ऑफ फंडिंग, अगर आप सेल्फ पे जाना चाह रहे हैं तो आपने खुद की फंडिंग शो करनी है, अगर एक्सटर्नल फंडिंग मिली है तो उसका लेटर आपने प्रोवाइड करना है, अगर कोई स्कॉलरशिप मिला तो स्कॉलरशिप लेटर आपने वहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद पासपोर्ट, फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसमें फैमिली बेनिफिट्स ये होते हैं कि वहाँ पे स्पाउस वर्क कर सकता है, ओपन वर्क वीज़ा उनको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और उसके बच्चे भी वहाँ पे बिल्कुल फ्री पढ़ जाते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट। अब पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी आपको 12 मंथ के लिए मिलती है, और उसके अलावा आपको जॉब्स भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक एकेडमी हो गया, रिसर्च हो गया, इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब भी मिल जाती है, वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, और परमानेंट रेजिडेंसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको मिल सकती है, ठीक है। कैरियर पाथवे कि कौन कौन सी जॉब्स आप पीएचडी के बाद न्यूजीलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, एज ए लेक्चरर भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्चर भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में। इंडस्ट्री होगी, गवर्नमेंट एनजीओ होगी, इंटरप्रेन्योरशिप होगी, अब यहाँ में मल्टीपल आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वन ऑफ द यूनिक और हाईली
क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं आपको, सुपरवाइजर भी सपोर्ट करता है आपको, स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, फैमिली फ्रेंडली है, वर्क वीज़ा भी साथ में है, जॉब भी आप कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग तो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है स्टार्ट करना चाहिए। मजीद अगर आप न्यूजीलैंड के प्रोसीजर के लिए इंटरेस्टेड हैं, लाइक मेरे थ्रू भी अगर आप प्रोसीजर कराना चाहते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम सिलेक्शन, एप्लीकेशन प्रिपरेशन, रिसर्च प्रपोजल डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, सुपरवाइजर के साथ कम्युनिकेट करना, वीज़ा एंड सेटलमेंट गाइडेंस, ये तमाम तर सर्विसेज भी मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। मजीद आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक गिवन है। ठीक है, लिंक्डइन भी गिवन है, फेसबुक भी गिवन है, यूट्यूब भी गिवन है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है पीएचडी इन न्यूजीलैंड का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको एज सुन एज पॉसिबल इस अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहिए और अपनी एप्लीकेशन को ना फाइनलाइज करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।